हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल द लेवल ऑफ स्टडी में। दोस्तों, अगर आप भी कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है। वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। और अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और अपने ऐसे दोस्तों के साथ शेयर करिएगा जो कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों। भाई, फ़ायदा उन्हें भी तो मिले। तो दोस्तों, हम आपके लिए लेकर आए हैं एक टफ सब्जेक्ट। हालांकि टफ ये बहुत से लोगों के लिए होता है। जिनका बैकग्राउंड होता है उन्हें टफ नहीं लगता, जिनका बैकग्राउंड नहीं होता है उन्हें बहुत टफ लगता है। जी हाँ, हम लेकर आए हैं आपके लिए इकोनॉमिक्स, और बहुत ही आसान तरीके से। तो वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहिएगा, और वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने वीडियो की ओर। दोस्तों, अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था एक ऐसा सब्जेक्ट है जो बहुत से लोगों को बहुत कठिन लगता है। पर अब आपके लिए ये सब्जेक्ट कठिन नहीं रहेगा, क्योंकि हम आपको बहुत ही आसान तरीके से इकोनॉमिक्स का मास्टर बना देंगे। तो चलिए दोस्तों, पढ़ते हैं अपनी इकोनॉमिक्स। दोस्तों, इकोनॉमिक्स शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के शब्द आइकोस और नोमोस से हुई है। आइकोस और नोमोस। दोस्तों, इकोनॉमिक्स शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मेल से हुई है, एक ओइकोस और एक नोमोस। ओइकोस का अर्थ होता है संपत्ति और नोमोस का अर्थ होता है कानून। इन दोनों के सम्मिलित रूप को हम कह सकते हैं संपत्ति का कानून, जिसे हम अर्थव्यवस्था भी कहते हैं। दोस्तों, जैसे ही हम अर्थव्यवस्था पढ़ना शुरू करते हैं हमारे सामने दो शब्द आते हैं, एक अर्थशास्त्र और एक अर्थव्यवस्था। तो अर्थशास्त्र का मतलब क्या होता है? दोस्तों, अर्थशास्त्र का मतलब होता है संसाधनों के प्रबंधन संबंधी कानून का अध्ययन। मतलब मतलब यह हुआ कि हमारे पास जितने संसाधन हैं उनके उनका कैसे हम प्रबंधन करते हैं। प्रबंधन कैसे करते हैं मतलब क्या प्रक्रिया होती है, मतलब क्या कानून होता है। तो संसाधनों के प्रबंधन संबंधी कानून के अध्ययन को हम अर्थशास्त्र कहते हैं। दोस्तों, यहाँ पर एक क्वेश्चन हमेशा बनता है कि संसाधनों के प्रबंधन के सैद्धांतिक पक्ष किस में शामिल किए जाते हैं। संसाधनों के प्रबंधन के सैद्धांतिक पक्ष किस में शामिल किए जाते हैं? तो यह अर्थशास्त्र में शामिल किए जाते हैं। ध्यान रखिएगा, यह अर्थशास्त्र में शामिल किए जाते हैं। दोस्तों, इसी में हमारे सामने दूसरा शब्द आता है अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था, हमें अर्थशास्त्र पढ़ा है, अर्थव्यवस्था क्या होता है? दोस्तों, अर्थव्यवस्था का अर्थ होता है कि जनसंख्या की आवश्यकताओं के अनुसार संसाधनों का प्रबंधन करना। यानी कि जनसंख्या और जो जनसंख्या के पास संसाधन प्राप्त हैं उनका प्रबंधन अपनी आवश्यकताओं के अनुसार कैसे किया जाता है, इसी को हम कहते हैं अर्थव्यवस्था। यहाँ पर भी सेम क्वेश्चन बन के आता है। इसमें क्वेश्चन बनकर आता है कि संसाधनों के प्रबंधन के व्यवहारिक पक्ष किसमें शामिल किए जाते हैं। तो दोस्तों, याद रखिएगा हमेशा संसाधनों के प्रबंधन के व्यवहारिक पक्ष को अर्थव्यवस्था में शामिल किया जाता है, एवं संसाधनों के सैद्धांतिक पक्ष को अर्थशास्त्र में शामिल किया जाता है। दोस्तों, हम समझते हैं अर्थव्यवस्था की उत्पत्ति का कारण क्या है। तो देखिए, देश के सीमित संसाधनों तथा जनसंख्या के मध्य संतुलन की स्थापना के उद्देश्य से अर्थव्यवस्था का विकास किया गया है। अर्थव्यवस्था का विकास कैसे किया गया है? देश के सीमित संसाधनों तथा जनसंख्या के मध्य संतुलन की स्थापना के उद्देश्य से अर्थव्यवस्था का विकास किया गया है। दोस्तों, हमारे सामने एक प्रश्न उठता है कि अर्थव्यवस्था की उत्पत्ति का कारण क्या है। आखिर अर्थव्यवस्था की उत्पत्ति क्यों हुई है, इसके पीछे क्या कारण है? तो देश के सीमित संसाधनों
तथा जनसंख्या के मध्य संतुलन की स्थापना के उद्देश्य से अर्थव्यवस्था का विकास किया गया है। अर्थव्यवस्था का विकास क्यों किया गया है? देश के सीमित संसाधनों तथा जनसंख्या के मध्य संतुलन की स्थापना के उद्देश्य से ही अर्थव्यवस्था का विकास किया गया है। याद रखिएगा दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। दोस्तों आगे चलते हैं। आगे हम देखते हैं अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण। अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण 3 प्रकार से किया गया है। पहला, समष्टि अर्थव्यवस्था। दोस्तों अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण करते हैं। प्रकृति के आधार पर अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण कितने प्रकार से किया गया है? तो प्रकृति के आधार पर अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण 3 प्रकार से किया गया है, जिसमें पहला हम देखते हैं समष्टि अर्थव्यवस्था। पहला है समष्टि अर्थव्यवस्था। दूसरा हम देखते हैं, इसे हम कहते हैं सूक्ष्म अर्थव्यवस्था। सूक्ष्म अर्थव्यवस्था। और तीसरा जो कहा जाता है उसे कहा जाता है मध्यम अर्थव्यवस्था। तीसरा क्या कहा जाता है? मध्यम अर्थव्यवस्था। पहला समष्टि अर्थव्यवस्था, दूसरा सूक्ष्म अर्थव्यवस्था, तीसरा मध्यम अर्थव्यवस्था। तो समष्टि अर्थव्यवस्था क्या होता है या स्थूल अर्थव्यवस्था क्या होता है? समष्टि अर्थव्यवस्था को ही स्थूल अर्थव्यवस्था कहा जाता है। तो समझते हैं समष्टि अर्थव्यवस्था या स्थूल अर्थव्यवस्था। किसी राज्य या किसी राष्ट्र या संपूर्ण विश्व की अर्थव्यवस्था का अध्ययन करना समष्टि या स्थूल अर्थव्यवस्था कहलाता है। यह एक वृहद अवधारणा है जैसे राष्ट्रीय आय, आर्थिक समृद्धि, मुद्रास्फीति, गरीबी, बेरोजगारी तथा विदेशी व्यापार से संबंधित अवधारणाओं का अध्ययन समष्टि अर्थव्यवस्था के अंतर्गत किया जाता है। दोस्तों क्या होता है समष्टि अर्थव्यवस्था? दोस्तों क्या होता है समष्टि अर्थव्यवस्था? फिर से देखते हैं हम इसे। क्या होता है समष्टि अर्थव्यवस्था? किसी राज्य या किसी राष्ट्र या संपूर्ण विश्व की अर्थव्यवस्था का अध्ययन करना, मतलब बड़े स्तर पर इसे देखा जाए, कहा जाए तो हम कह सकते हैं कि ये देखिए यह एक वृहद अवधारणा है। वृहद अवधारणा है जैसे राष्ट्रीय आय का आकलन करना, आर्थिक समृद्धि का आकलन करना, मुद्रास्फीति का आकलन करना, गरीबी का आकलन करना, बेरोजगारी का आकलन करना या विदेशी व्यापार से संबंधित अवधारणाओं का आकलन करना। ये सभी बड़े स्तर पर, वृहद स्तर पर किया जाता है। इसलिए हम इसे कह सकते हैं समष्टि या स्थूल अर्थव्यवस्था, जो एक वृहद स्तर पर की जाती है, जो एक वृहद अवधारणा है। जैसे राष्ट्रीय आय, आर्थिक समृद्धि, मुद्रास्फीति, गरीबी, बेरोजगारी या विदेशी व्यापार से संबंधित अवधारणाओं का अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाता है। पहली हो गई समष्टि अर्थव्यवस्था। अब हम बढ़ते हैं अपनी दूसरी अर्थव्यवस्था की ओर, जिसे हम कहते हैं सूक्ष्म अर्थव्यवस्था। दोस्तों सूक्ष्म अर्थव्यवस्था जैसे कि नाम से ही स्पष्ट होता है कि छोटी इकाइयों अर्थात उपभोक्ता, विक्रेता, व्यावसायिक प्रतिष्ठान आदि की आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन सूक्ष्म या व्यष्टि अर्थव्यवस्था कहलाता है। यह एक लघु अवधारणा है। जैसे समष्टि अर्थव्यवस्था एक वृहद अवधारणा थी, वैसे ही सूक्ष्म अवधारणा, इसके नाम से स्पष्ट होता है, सूक्ष्म अर्थव्यवस्था एक सूक्ष्म अवधारणा है जो कि सूक्ष्म स्तर पर आर्थिक गतिविधियों के अध्ययन से संबंधित है। इसमें दुकानों, सूक्ष्म तथा मध्यम उद्योगों तथा सूक्ष्म व्यावसायिक प्रतिष्ठानों का अध्ययन किया जाता है। इसे ही हम सूक्ष्म अर्थव्यवस्था कहते हैं। जैसे भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा मौद्रिक नीति, यह सूक्ष्म अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आती है। मौद्रिक नीति, विज्ञापन, सरकार द्वारा कर में परिवर्तन से उपभोक्ता की प्रकृति में परिवर्तन व्यष्टि अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आता है, जिसे हम सूक्ष्म अर्थव्यवस्था भी कहते हैं। तीसरा हमारा प्रकार है मध्यम अर्थव्यवस्था। मध्यम व्यवस्था क्या होती है? मध्यम व्यवस्था वे सभी आर्थिक संघटक जो सूक्ष्म एवं स्थूल अर्थव्यवस्था
दोनों को प्रभावित करते हैं, उनका अध्ययन मध्यम अर्थव्यवस्था के भीतर किया जाता है, जैसे ब्याज दरें, उपभोक्ता, मुद्रास्फीति एवं निवेश तीनों को प्रभावित करती हैं। इसके अलावा आधारित संरचना तथा ऑटो सेक्टर को इसमें शामिल किया जाता है। फिर से देखते हैं हम मध्यम अर्थव्यवस्था किसे कहा जाता है। दोस्तों, मध्यम अर्थव्यवस्था वे सभी आर्थिक संघटक जो सूक्ष्म एवं स्थूल अर्थव्यवस्था दोनों को प्रभावित करते हैं, उनका अध्ययन हम मध्यम अर्थव्यवस्था में करते हैं, जिसके भीतर हम ब्याज दरें, उपभोक्ता, मुद्रास्फीति एवं निवेश तीनों को प्रभावित करती है। इनके अलावा आधारित संरचना तथा ऑटो सेक्टर को भी हम इसमें शामिल कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले पृष्ठ की ओर, जिसमें हम समझते हैं विचारधारा के स्तर पर अर्थव्यवस्था का अध्ययन, अर्थव्यवस्था का विभाजन। बढ़ते हैं दोस्तों अगले पृष्ठ की ओर, जिसमें हम क्या देखते हैं कि विचारधारा के स्तर पर अर्थव्यवस्था का विभाजन। विचारधारा के स्तर पर अर्थव्यवस्था का विभाजन, पहले हमने 3 चरण देखे, जिसमें प्रकृति के आधार पर अर्थव्यवस्था का विभाजन किया गया था, जिसमें हमने देखा समष्टि अर्थव्यवस्था। समष्टि अर्थव्यवस्था के अंतर्गत यह एक वृहद अवधारणा है, जिसमें हम राष्ट्रीय आय, आर्थिक समृद्धि, मुद्रास्फीति, गरीबी, बेरोजगारी तथा विदेशी व्यापार से संबंधित अवधारणाओं का अध्ययन करते हैं। दूसरा हमने देखा सूक्ष्म या व्यष्टि अर्थव्यवस्था, जिसके अंतर्गत हम छोटी इकाइयों अर्थात उपभोक्ता, विक्रेता, व्यावसायिक प्रतिष्ठान आदि की आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन करते हैं। यह एक लघु अवधारणा होती है। तीसरा हमने देखा मध्यम अर्थव्यवस्था। इसमें वे सभी आर्थिक संगठक जो सूक्ष्म या स्थूल अर्थव्यवस्था दोनों को प्रभावित करते हैं, उनका अध्ययन मध्यम अर्थव्यवस्था में किया जाता है, जैसे कि ब्याज दरें, उपभोक्ता, मुद्रास्फीति एवं निवेश, जो तीनों को प्रभावित करते हैं। इसमें हम ऑटो सेक्टर को भी सम्मिलित कर सकते हैं। इसके आगे हम देखते हैं कि विचारधारा के स्तर पर अर्थव्यवस्था का विभाजन यह कितने आधार पर किया गया है। दोस्तों, यह 7 प्रकार से किया गया है, जो बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है, जो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कई बार एग्ज़ाम में पूछ भी लिया जाता है। ऐसे सवाल तो पीएससी और यूपीएससी में भी आ जाते हैं, प्रीलिम्स एग्ज़ाम में। तो विचारधारा के स्तर पर अर्थव्यवस्था का विभाजन हम 7 प्रकार से कर सकते हैं। तो 7 प्रकार कौन कौन से हैं वो? एक पूंजीवादी, जिसे हम उदारवादी अर्थव्यवस्था भी कहते हैं। दूसरा समाजवादी अर्थव्यवस्था। तीसरा नव उदारवादी अर्थव्यवस्था। चौथा कल्याणकारी अर्थव्यवस्था। पांचवा नेहरूवादी अर्थव्यवस्था। छठवां गांधीवादी अर्थव्यवस्था। सातवां हरित अर्थव्यवस्था। समझते हैं, हम सभी को एक एक करके समझते हैं, आगे डिटेल में पढ़ेंगे। आपको यहाँ पर थोड़ा सा समझा देता हूँ, एक बार बता देता हूँ, इसके बाद डिटेल में तो पढ़ना ही है आगे हमें। दोस्तों, पूंजीवादी या उदारवादी अर्थव्यवस्था क्या होता है? हम नाम से समझ सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं कि पूंजी का अर्थ होता है संपत्ति। पूंजी का अर्थ होता है संपत्ति, यानी कि संपत्तिवादी। इसे हम उदारवादी अर्थव्यवस्था भी कहते हैं। संपत्तिवादी यानी कि पूंजीवादी या उदारवादी अर्थव्यवस्था भी कहा जाता है। दूसरा है समाजवादी। नाम से क्लियर होता है समाजवादी, अर्थात इसमें समाज का विवरण हमें मिलता होगा। समाज किस प्रकार से चलता है, समाज में क्या क्या अवधारणाएं होती हैं, क्या क्या प्रथाएं होती हैं, ये समाजवादी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आता है। तीसरा होता है नव उदारवादी। देखिए, कई लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं पूंजीवादी को हम उदारवादी अर्थव्यवस्था भी कहते हैं। उसी प्रकार से यहाँ पर आया नव उदारवादी अर्थव्यवस्था। नव उदारवादी अर्थव्यवस्था अर्थात नव उदारवादी क्या है? यानी कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था जो खत्म हो चुकी थी। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था जो खत्म हो चुकी थी। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के बाद समाजवादी है, साम्यवादी अर्थव्यवस्था आती है। साम्यवादी के बाद फिर से पूंजीवादी अर्थव्यवस्था आती है, जिसे हम फिर से आने के कारण हम इसे
नव पूंजीवादी या नव उदारवादी अर्थव्यवस्था भी कहते हैं। तो इसमें ज़्यादा कन्फ्यूज होने वाली बात कोई है नहीं। पहले पूंजीवादी थी या जिसे हम उदारवादी कहते थे, बाद में समाजवादी या साम्यवादी अर्थव्यवस्था आई, इसके बाद फिर से पूंजीवादी या उदारवादी अर्थव्यवस्था आई है। ये नए तौर से आई थी, इसलिए हमने इसके आगे नव लगा दिया, तो ये नव पूंजीवादी या नव उदारवादी अर्थव्यवस्था कहलाई। चौथी अर्थव्यवस्था है कल्याणकारी अर्थव्यवस्था। अब कल्याणकारी अर्थव्यवस्था क्या है, इसे हम आगे समझेंगे, जिसमें समाज का किस प्रकार से कल्याण किया जाता है, इसे हम कल्याणकारी अर्थव्यवस्था कहते हैं। अगली पांचवी अर्थव्यवस्था नेहरूवादी अर्थव्यवस्था। दोस्तों नेहरूवादी अर्थव्यवस्था क्या है? नेहरूवादी अर्थव्यवस्था का अर्थ या मतलब है कि अर्थव्यवस्था के प्रति नेहरू जी का क्या वक्तव्य थे, या नेहरू जी के क्या मत थे उस समय, या नेहरू जी ने क्या मत दिए थे अर्थव्यवस्था को लेकर, तो उन्हीं के विचारों को दरअसल उन्हीं के विचारों को हम नेहरूवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। अगला आता है गांधीवादी अर्थव्यवस्था। इसी प्रकार जिस प्रकार नेहरूवादी अर्थव्यवस्था थी, इसी प्रकार गांधीवादी अर्थव्यवस्था है। यानी कि गांधी जी के विचारों को हम किस प्रकार से अर्थव्यवस्था में देखते हैं, उसे ही हम गांधीवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। कि अर्थव्यवस्था के लिए गांधी जी के विचार क्या थे, गांधी जी ने कैसे विचार अर्थव्यवस्था के लिए दिए, उसे ही हम गांधीवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। आखिरी और अंतिम अर्थव्यवस्था होती है हरित अर्थव्यवस्था। हरित अर्थव्यवस्था क्या होती है? हरित अर्थव्यवस्था का अर्थ है जो हरित क्रांति लाई गई थी। तो हरित क्रांति से अर्थव्यवस्था में क्या फर्क पड़ा, क्या क्या बदलाव आए, उन्हीं को हम हरित अर्थव्यवस्था कहते हैं। आगे हम इन्हें अच्छे से बड़े स्तर पे और पढ़ेंगे। ये एक छोटा सा आपको समझाने के लिए केवल बताया गया था। तो आगे हम पढ़ेंगे अपने पूंजीवादी। देखिए आ गया यहाँ पे पूंजीवादी या उदारवादी अर्थव्यवस्था। क्या होता है पूंजीवादी या उदारवादी अर्थव्यवस्था? देखिए, यह अर्थव्यवस्था पूंजी अर्थात कैपिटल, मैंने आपको पहले बताया था पूंजी अर्थात कैपिटल यानी कि संपत्ति, है ना। तो पूंजी अथवा कैपिटल शब्द से बनी है। यह अर्थव्यवस्था पूंजी अथवा कैपिटल शब्द से बनी है, जिसका अर्थ संपत्ति से लिया जाता है। जैसे संपत्ति में बहुत सी चीजें हो सकती हैं। संपत्ति मतलब हमारे पास जो भी संपत्ति है संपूर्ण मिला के, जैसे घर, भूमि, स्वर्ण, चांदी इत्यादि अन्य चीज। जैसे आपके छोटे छोटे आइटम भी आप संपत्ति में ले सकते हैं, या आपकी गाड़ी, आपका बंगला, आपके घर में जो सामान रखा है जैसे टीवी, कूलर, फ्रिज, इन्हें भी हम संपत्ति कह सकते हैं सामूहिक रूप से। तो यही शब्द संपत्ति, जिसे हम पूंजी भी कहा जाता है या उदारवादी भी कहा जाता है, उदारवाद भी कहा जाता है। तो क्या है पूंजीवाद या उदारवाद, आइए समझते हैं। यह एक पूंजी या धन केंद्रित अर्थव्यवस्था है। यह एक पूंजी यानी कि संपत्ति पर केंद्रित अर्थव्यवस्था है, जिसमें पूंजी के सृजन को अधिक महत्व दिया जाता है। इसमें क्या होता है, इसमें पूंजी के सृजन यानी कि संपत्ति बनाना, संपत्ति एकत्र करना, संपत्ति को अपनी संपत्ति को और बढ़ाना, इसे ही अधिक महत्व दिया जाता है। यह व्यवस्था क्षमताओं के आधार पर अधिकतम लाभ के सिद्धांत को मान्यता प्रदान करती है। अब इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों? इसका मतलब यह हुआ कि यह आपकी क्षमताओं के आधार पर आपके लाभ के सिद्धांत को मान्यता देती है। मतलब कि आपकी काम करने की क्षमता क्या है, आप कितना काम कर सकते हैं, आपकी संपत्ति आपकी क्षमताओं के आधार पर डिपेंड करती है। आपकी जितनी क्षमता है आप उतनी संपत्ति कमा सकते हैं। इसका अर्थ सिंपल यही है, क्षमताओं के आधार पर, यानी कि आपकी जितनी भी क्षमता है, आप अपनी क्षमता के अनुसार काम करेंगे, आपको अपनी क्षमता के अनुसार ही अधिक से अधिक लाभ मिलेगा। यही होता है क्षमताओं के आधार पर अधिकतम लाभ के सिद्धांत को मान्यता प्रदान करना। यह अर्थव्यवस्था बाजार की मांग तथा आपूर्ति कारकों पर निर्भर करती है। यह किस पर निर्भर करती है? यह बाजार की मांग तथा आपूर्ति कारकों पर निर्भर करती है तथा हस्तक्षेप के सिद्धांत पर कार्य करती है। हस्तक्षेप क्या है हम आपको आगे समझाएंगे, पहले समझते हैं बाजार की मांग तथा आपूर्ति कारकों पर किस प्रकार से निर्भर करती है। दोस्तों, अगर बाजार में मांग होगी और उसकी बाजार में कच्चे माल या माल की मांग होगी, उस मांग की आपूर्ति को आप किस प्रकार से पूरा कर पाते हैं,
यह आपकी क्षमताओं पर निर्भर करता है। इसी को हम कहते हैं कि अर्थव्यवस्था बाजार की मांग तथा आपूर्ति यानी कि मांग और आपूर्ति के कारकों पर निर्भर करती है तथा यह हस्तक्षेप के सिद्धांत पर कार्य करती है। क्या होता है हस्तक्षेप का सिद्धांत? दोस्तों, हस्तक्षेप का सिद्धांत हम कह सकते हैं कि दोस्तों हस्तक्षेप के सिद्धांत पर कार्य करती है। क्या होता है इसका मतलब? हस्तक्षेप को हम इस प्रकार से समझ सकते हैं कि इस पर किसी का हस्तक्षेप नहीं होता। मतलब यहाँ पर कोई केंद्रीय संस्था या केंद्रीय सरकार नहीं होती जो इस पर नियंत्रण करती हो। यह खुले तौर पर चलती है। इसका बाजार ओपन होता है। इस पर किसी का नियंत्रण नहीं होता। अगर इस पर किसी का नियंत्रण होगा तो यह सही तरीके से नहीं चल पाएगी। इसे ही हम हस्तक्षेप के सिद्धांत पर कार्य करना कहते हैं। देखते हैं दोस्तों आगे। पूंजीवादियों तथा उदारवादियों को मानना है कि यह अर्थव्यवस्था मुक्त बाजार प्रणाली के अनुसार संचालित होनी चाहिए क्योंकि बाजार स्वयं के हित के सर्वोत्तम निर्णय लेने में सक्षम है। देखिए, हमने पीछे पढ़ा हस्तक्षेप भी इसी पर डिपेंड करता है। क्या होता है हस्तक्षेप और क्या होता है मुक्त बाजार प्रणाली? दोस्तों, दोनों एक ही चीज़ है। पूंजीवादी और उदारवादियों का मानना है कि अर्थव्यवस्था मुक्त बाजार प्रणाली के अनुसार संचालित होना चाहिए क्योंकि बाजार स्वयं के हित में सर्वोत्तम निर्णय लेने में सक्षम। बाजार सक्षम है कि उन्हें अपने बाजार को बढ़ाने के लिए क्या निर्णय लेने होंगे। इसके लिए वह किसी संस्था पर निर्भर नहीं करती। अब पूंजी वह निवेश जो उत्पादन तथा पुनरुत्पादन में सहायक होता है, जैसे मशीनों से उत्पादों का निर्माण करना पूंजी सृजन का उपाय है। यही पूंजी होता है। हम आगे बढ़ते हैं अपने पूंजीवादी की विशेषताएं। दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, जिसके बारे में कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। पूंजीवादी की विशेषताएं क्या है? पूंजीवादी की कई विशेषताएं होती हैं, जैसे हम देखते हैं हमारे यहाँ पूंजीवाद की विशेषताएं। पूंजीवाद की 4 विशेषताएं होती हैं। ऊपरी तौर पर अगर हम देखें तो पूंजीवाद की 4 विशेषताएं होती है। वो कौन कौन सी 4 विशेषताएं होती हैं? एक निजीकरण, एक हस्तक्षेप या जिसे हम लेजर फेयर भी कहते हैं, तीसरा अदृश्य हाथ, चौथा विकेंद्रीकरण। ये 4 मुख्य रूप से पूंजीवाद की विशेषताएं होती हैं। तो हम एक एक करके पढ़ते हैं हमारी चारों विशेषताओं को। पहले विशेषता निजीकरण। क्या होता है निजीकरण? दोस्तों, इस व्यवस्था में उत्पादन के साधनों पर स्वामित्व निजी क्षेत्र का होता है, जिसमें उद्योग की स्थापना निजी क्षेत्र के द्वारा की जाती है, जैसे खान खनन भूमि आदि पर स्वामित्व निजी क्षेत्र का होता है। दोस्तों, एक ही चीज़ यहाँ पर हर जगह लागू होती है, हस्तक्षेप की नीति, यानी कि किसी भी सरकारी किसी भी केंद्रीय संस्था का इस पर नियंत्रण नहीं होता। यहाँ भी यही कहने का अर्थ है कि इस व्यवस्था में उत्पादन के साधनों पर स्वामित्व निजी क्षेत्र का होता है, न कि किसी सरकारी संस्थान का होता है। किसी निजी क्षेत्र का होता है, जिसमें उद्योगों की स्थापना निजी क्षेत्र के द्वारा की जाती है, जैसे खान खनन भूमि आदि पर स्वामित्व निजी क्षेत्र का होता है। दूसरा है हस्तक्षेप या लेजर फेयर। क्या होता है हस्तक्षेप? पीछे बता चुके हैं हम, फिर भी हम एक बार और पढ़ते हैं। यह एक फ्रांसीसी भाषा का शब्द है जिसका निर्माण अकेला छोड़ दो। देखिए, यहाँ भी वही नीति लागू हो रही है, अकेला छोड़ दो, मतलब हस्तक्षेप जिसे हम बार बार पढ़ते आ रहे हैं। इसका अर्थ होता है अकेला छोड़ दो, लीव अलोन। इंग्लिश का वर्ड लीव अलोन से हुआ है, जिसके अनुसार बाजार हस्तक्षेप के सिद्धांत पर कार्य करता है, अर्थात सरकार बाजार पर नियंत्रण नहीं रखती। मतलब जो रहेगा बाजार का रहेगा, प्राइवेट संस्थानों का रहेगा। इसके अनुसार बाजार मुक्त प्रतिस्पर्धा के आधार पर कार्य करेगा, जिसके परिणाम स्वरूप उत्पादों की गुणवत्ता को बल मिलेगा तथा कीमतों में संतुलन होगा। दोस्तों, क्या है इसका अर्थ? इसका अर्थ हम इस प्रकार से लगा सकते हैं कि हस्तक्षेप क्यों पढ़ा जाता है अर्थव्यवस्था के अंतर्गत? क्योंकि अगर हस्तक्षेप यानी कि इस बाजार पर किसी संस्था या सरकारी स्वामित्व का हस्तक्षेप रहेगा तो बाजार में प्रतिस्पर्धा नहीं रहेगी। यानी कि अगर
किसी भी जैसे खान खनन या भूमि आदि पर सरकारी स्वामित्व या किसी केंद्रीय संस्था का नियंत्रण रहेगा, तो प्रतिस्पर्धा तो वहाँ होनी ही नहीं है। प्रतिस्पर्धा किस लिए होगी? वो तो सारा एक ही संस्था का है। एक ही संस्था एक ही कीमत तय करेगी और एक ही कीमत पर बेच देगी। पर बाजार यह कहता है कि बहुत से व्यापारी, बहुत से लोग अलग अलग माल के अलग अलग व्यापारी होते हैं, सभी अलग अलग वस्तुओं का करते हैं। एक ही माल को कई एक ही प्रकार के माल को कई अन्य व्यापारी भी बेचा करते हैं। जैसे हम उदाहरण के तौर पर समझते हैं, अगर कोई कच्चे तेल की दुकान है, तो कच्चे तेल की दुकान बाजार में एक तो रहेगी नहीं, बहुत सी रहती हैं, और भी व्यापारी खोलते हैं। एक व्यापारी ने खोली कच्चे माल की दुकान, कच्चे तेल की दुकान, दूसरी व्यापारी ने खोली कच्चे तेल की दुकान, तो दोनों में प्रतिस्पर्धा रहेगी। दोनों में प्रतिस्पर्धा रहेगी, एक की कीमत में और दूसरे की कीमत में अंतर रहेगा। तो इसी को कहते हैं बाजार में मुक्त प्रतिस्पर्धा। अगर इस पर सरकारी स्वामित्व का नियंत्रण रहा है, केंद्रीय संस्था का नियंत्रण रहा, तो ये मुक्त प्रतिस्पर्धा समाप्त हो जाती है। और ये समाप्त होने पर, अगर ये समाप्त हो जाएगी तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था समाप्त हो जाएगी। इसीलिए कहा जाता है कि हस्तक्षेप या लेजर फेयर इसकी एक प्रमुख विशेषता है, जिस पे क्वेश्चन एग्जाम में कई बार बन जाते हैं। अगली है दोस्तों अदृश्य हाथ। अदृश्य हाथ क्या होता है? अदृश्य हाथ का सिद्धांत एडम स्मिथ ने दिया। अदृश्य हाथ का सिद्धांत एडम स्मिथ ने दिया, जिसके अनुसार व्यवसाय के मध्य प्रतिस्पर्धा के उत्पादों की गुणवत्ता में सुधार होता है, जिससे उपभोक्ताओं को लाभ प्राप्त होता है तथा लाभ की इच्छा से उत्कृष्ट श्रम तथा कौशल का विकास होता है, जो कि संपूर्ण आर्थिक चक्र को सुगम्य बनाता है। दोस्तों हम इसको इस प्रकार से समझ सकते हैं। मैं आपको समझाता हूँ अदृश्य हाथ क्या होता है। अदृश्य हाथ, इसका सिद्धांत एडम स्मिथ ने दिया, जिसके अनुसार व्यवसाय के मध्य प्रतिस्पर्धा से उत्पादों की गुणवत्ता में सुधार होता है। कैसे सुधार होता है? जिससे उपभोक्ताओं को लाभ प्राप्त होता है तथा लाभ की इच्छा से उत्कृष्ट श्रम तथा कौशल का विकास होता है। हम यहाँ इसे इस प्रकार से समझ सकते हैं कि जैसे मान लीजिए हम ट्रेन में जा रहे हैं और हमने हमारे पीने के लिए पानी की बाटल खरीदी। ठीक है, हमने पानी की बाटल खरीदी पीने के लिए, तो वो बाटल तो हमने केवल हमारे पीने के लिए खरीदी थी। वो पानी की बाटल केवल हमने हमारे पानी पीने के लिए खरीदी थी, परंतु हमारे उस उससे खरीदने से अदृश्य हाथ, यानी कि जैसे हमने जिससे बाटल खरीदी, पहला फ़ायदा उसका हुआ, उससे कुछ पैसे मिले, उससे उसका परिवार चला, उसने अपने उन पैसों को इकट्ठा किया, आगे चल के और भी बहुत जगह ऐसे ही बाटलें बेची और पैसे इकट्ठे किए, अपने घर का कोई काम किया। तो आपने उसके लिए अदृश्य हाथ का काम किया। आपने वो बाटल इसलिए नहीं खरीदी थी पानी की कि इससे उसका घर चले या इससे वो कुछ काम कर सके अपना। नहीं, आपने खरीदी थी केवल आपके पानी पीने के लिए, पर उससे उसको फायदा हुआ, तो आपने उसके लिए अदृश्य हाथ का काम किया। आया समझ में? आगे बढ़ते हैं। अदृश्य हाथ के लाभ क्या क्या होते हैं, हम देखते हैं। अदृश्य हाथ के लाभ, अदृश्य हाथ के लाभ में दोस्तों रोजगार के अवसरों से आय का सृजन होता है। पहले रोजगार के अवसरों से आय का सृजन होगा। दूसरा बाजार का संचालन होता है। तीसरा शिक्षा, स्वास्थ्य तथा कौशल का विकास होता है। समाज के जीवन स्तर में परिवर्तन आता है या अर्थव्यवस्था को बल मिलता है। ये निम्न कारण है इसके। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे हमारे पास है चौथा, जिसे हमने पढ़ा था विकेंद्रीकरण। पूंजीवादी की चार व्यवस्था होती है। पहला निजीकरण, जिसे हमने पढ़ा, जिसमें हमने देखा कि उद्योगों की स्थापना निजी क्षेत्र के द्वारा की जाती है, जिसमें उत्पादन के साधनों पर स्वामित्व निजी क्षेत्र का होता है। दूसरा हमने देखा था हस्तक्षेप या लेजर फेयर, जिसका अर्थ होता है अकेला छोड़ दो, मतलब बाजार हस्तक्षेप के सिद्धांत पर कार्य करता है। इसमें नियंत्रण निजी क्षेत्र का होता है, न कि किसी सरकार या किसी केंद्र का स्वामित्व होता है इस पर। तीसरा हमने देखा अदृश्य हाथ,
जो आपको बहुत अच्छे से समझा चुका हूँ मैं। चौथा हम देख रहे हैं विकेंद्रीकरण। क्या होता है विकेंद्रीकरण? विकेंद्रीकरण इसे देखते हैं हम। पूंजीवादी व्यवस्था विकेंद्रीकरण के सिद्धांत पर कार्य करती है। पूंजीवादी व्यवस्था विकेंद्रीकरण के सिद्धांत पर काम करती है। विकेंद्रीकरण, विकेंद्रीकरण, पूंजीवादी व्यवस्था विकेंद्रीकरण के सिद्धांत पर कार्य करती है, जिसके अनुसार कोई केंद्रीय नियंत्रणकारी संस्था नहीं होती। देखिए दोस्तों, हम बार बार पढ़ते आ रहे हैं इसे कि जिसके अनुसार कोई केंद्रीय नियंत्रणकारी संस्था नहीं होती, मतलब ये खुले बाजार के आधार पर काम करता है, इस पर किसी का नियंत्रण नहीं होता, जिसे हम पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। बल्कि प्रत्येक व्यक्ति अपना उद्योग या व्यवसाय प्रारंभ करने के लिए स्वतंत्र रहता है, जिसमें सभी व्यवसाय एक दूसरे से स्वतंत्र प्रतिस्पर्धा करते हैं। दोस्तों, हम शॉर्ट में समझ सकते हैं कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या होती है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था वह होती है जिसमें आपकी क्षमताओं के अनुसार आपको आपके बाजार का पैसा मिलता है, आपका नियंत्रण होता है आपके बाजार पर। इसे ही हम पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। इस पर किसी भी सरकार या केंद्रीय संस्था का स्वामित्व नहीं होता। इस पर स्वामित्व होता है सीधे निजी क्षेत्र का, यानी कि बाजार का। बाजार में आप भी आते हैं। अगर आप अपनी कोई संस्था खोलते हैं, कोई खान खोलते हैं या फिर कुछ भी व्यापार करते हैं, व्यवसाय करते हैं, तो आप उस बाजार के सदस्य बन जाते हैं। तो आप उस व्यवस्था को अपने पर लागू कर सकते हैं। हम कह सकते हैं कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या है। दोस्तों, आपको समझ में आ चुका होगा पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या है। अगले चैप्टर में हम पूंजीवादी अर्थव्यवस्था से ही सब्जेक्ट लेकर आएंगे, जिसमें हम देखेंगे पूंजीवादी के लाभ एवं पूंजीवादी की हानियाँ। और भी पूंजीवाद के संबंध में देखेंगे हम आगे। हमें पढ़ना है नेहरूवादी अर्थव्यवस्था पढ़नी है, गांधीवादी अर्थव्यवस्था पढ़नी है, समाजवाद पढ़ना है, साम्यवाद पढ़ना है, हरित अर्थव्यवस्था पढ़नी है। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको ये वीडियो? अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा, और अपने ऐसे दोस्तों के साथ शेयर करिएगा जिसे इकोनॉमिक टफ लगती हो और जो कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहा हो। एब्सोल्युटली। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अपने अगले चैप्टर में, अगले वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।